अनंत सिंह को टिकट दिया एनडीए ने, उस पर क्या कहेंगी? खुद इनके डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, उन पर कैसे गंभीर आरोप हैं, उन पर ये लोग नहीं बोलेंगे। नीतीश कुमार जो है कल सुबह अपना अलग चुनाव लड़ेंगे, एमआईएम को भी गठबंधन में शामिल किया जाए, लेकिन उनको नहीं किया गया। नई पीढ़ी जो है वो कहीं ना कहीं नाराज है गठबंधन से, और कई ऐसी सीटें होंगी जहां पर ये दूसरी पार्टियों को हरवाने का काम करेंगी। तो आरएसएस और बीजेपी का जो एजेंडा है उसमें कहीं ना कहीं तमाम पार्टियां फंसती हुई दिख रही है। आरजेडी जमीनी कार्यकर्ता है, उनको टिकट ना देकर बेचा जा रहा है। 3 करोड़ से बेचने का आरोप लगाया गया, जिसमें कांग्रेस के टिकट के वितरण का जो फॉर्मूला है वो आज तक किसी को समझ में नहीं आया। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की जमीन खिसकी हुई थी, पूरा माहौल बना हुआ था, लेकिन टिकटों के वितरण ने, फॉर्मूले ने चुनाव हरवा दिया। हरियाणा में भी यही हुआ। आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ वैचारिक तौर पर मजबूत हैं। अगर आप उनको आगे नहीं करेंगे तो फिर ऐसे डमी लोगों को अगर कैंडिडेट को टिकट देंगे तो फिर उसका नुकसान तो उठाना पड़ेगा। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों को लेकर जब से ऐलान हुआ है तब से महागठबंधन में खलबली मच गई है। सोचिए, सीटों के बंटवारे को लेकर खींचातानी हो रही है, दाव पेच फंसा हुआ है। वहीं अगर बात करें मुकेश सहनी की, तो सोचिए मुकेश सहनी महागठबंधन से बाहर निकलने वाले, ऐसी खबरें चल रही थी। हालांकि ऐसी अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं पर जिस तरीके से हमला किया, ऐसा लगता है कि कांग्रेस का दाव पेच बुरी तरह फंसने वाला है। तेजस्वी यादव अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मुकेश सहनी नाराज चल रहे हैं। कल नॉमिनेशन की, पहले फेज के नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है और अभी भी लिस्ट जो है पूरे तरीके से उम्मीदवारों की सामने नहीं आई है। क्या कहेंगे सर, कैसे बिहार के चुनाव को देख रहे हैं? एक तरफ एनडीए मजबूत गठबंधन है, दूसरी तरफ महागठबंधन है। महागठबंधन, ऐसा लगता है कि महागठबंधन अब बचने वाला ही नहीं है। नहीं, ये देखिए, सब जो है ये मनुवादी जातिवादी मीडिया जो है ना, ये उसका सब जो है परसेप्शन बनाने की कोशिश होती है। क्योंकि इससे पहले जो एनडीए का गठबंधन था, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा थे, चिराग पासवान थे, नीतीश कुमार थे, वहाँ भी बातचीत चल रही थी, लेकिन वहाँ ऐसी खबरें नहीं चलाई गई। लेकिन जैसे ही इंडिया गठबंधन में जब 4 लोग बैठते हैं तो सहमति असहमति होती है, लेकिन मिनिमम कोज पे वो सहमत हो जाते हैं। ऐसा ही इंडिया गठबंधन में चल रहा था। मुकेश सहनी थोड़ा वो अपनी बात रख रहे थे सीटों को लेकर, तो थोड़ा राहुल गांधी ने बातचीत करी, लेकिन मीडिया ऐसे दिखा रहा था जैसे टूट गया हो, अब कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अभी क्या हुआ, 4 बजे पीसी करने वाले थे मुकेश सहनी, लेकिन राहुल गांधी ने बात करके उसको रुकवा दिया। अब कोई पीसी नहीं हुई। इसका मतलब है कि सब ठीक है। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चीज़ें होती रहती है, लेकिन मीडिया ऐसे दिखाता है जैसे इंडिया गठबंधन में फूट पड़ गई हो, और अब जो है तेजस्वी और लालू, वो राहुल गांधी मतलब अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। तो ये सारा परसेप्शन क्रिएट करने के लिए, खासकर ऐसे जो बहुजन नेता हैं उनको नीचा दिखाने के लिए ये मीडिया की चाल है। और अब से नहीं है, ये शुरुआत से रही है, जिसका नतीजा देखा कि जंगल राज जैसे शब्द जो है गढ़े गए। लेकिन अब सोशल मीडिया का ज़माना है, तमाम ऐसे यूट्यूबर और पत्रकार हैं जो सच्चाई दिखाते हैं ऑन ग्राउंड पहुंचकर। दूसरी बात, ये सूत्रों से बहुत ज़्यादा खबर चलाते हैं। सूत्रों का कोई अता पता होता नहीं है। मैं बैठ के यहाँ कह दूँ हमारे सूत्रों से खबर आई है कि नीतीश कुमार जो है कल सुबह अपना अलग चुनाव लड़ेंगे, तो ये सिर्फ परसेप्शन बनाते हैं, अफवाह फैलाते हैं। बाकी ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बिहार में इंडिया गठबंधन अच्छे से चुनाव लड़ने जा रहा है, जो अब तक की खबर आई है। कोई उसमें मनमुटाव नहीं हुआ है। अच्छा, तीसरे गठबंधन की अगर बात करें, एक बिहार में नया गठबंधन भी बना है जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद, ओवैसी और उनके साथ स्वामी प्रसाद मौर्य भी जुड़े हैं। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, चुनावी असर इस पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए, देखने लायक होगा, क्योंकि जीडीए जो बनाया उन्होंने, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें रावण है, स्वामी प्रसाद मौर्य, असदुद्दीन ओवैसी है, और साथ ही उन्होंने कहा है कि हमारी तेज प्रताप यादव से भी बात चल रही है, जबकि तेज प्रताप यादव का खुद का 6 पार्टियों का गठबंधन है। तो अगर वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं तो ये देखना दिलचस्प होगा कि कहीं ना कहीं, अभी तो जो मैंने देखा था कि जो अख्तरुल ईमान है एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा था कि हम सिर्फ जो है 64 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि
हमें भी भागीदारी चाहिए। हालांकि बीजेपी को रोकने के लिए जो बात आती है उसके लिए हमने 190 से ज़्यादा सीटें छोड़ दी है, लेकिन हम 64 सीटों पर लड़ेंगे, जिसमें से 35 पर एमआईएम और 25 पर चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी एएसपी और 4 पर स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी लड़ेगी। तो कहीं ना कहीं ये देखिए, ऐसा नहीं है कि इसको बिल्कुल ही इग्नोर किया जा सकता है, क्योंकि बिहार में लग रहा है कि इंडिया गठबंधन और एनडीए में सीधी टक्कर है जो जनता है। लेकिन पिछले कुछ अगर हम बात करें, कुछ वाकयात हुए, जैसे बिहार में वोटर अधिकार यात्रा हुई, वहाँ पर जो एमआईएम के कार्यकर्ता थे, खासकर जो युवा थे, उनमें एक दिलचस्पी थी कि भाई एमआईएम को भी गठबंधन में शामिल किया जाए। वही बात चंद्रशेखर के लिए भी आती है कि आप उनको भी शामिल करिए, लेकिन उनको नहीं किया गया। अगर बिहार की राजनीति की बात करें तो मुसलमान जिनको कहा जाता है कि 18% है, वहीं दूसरी तरफ मुकेश सहनी जो मल्लाह समाज से आते हैं, उनकी जो आबादी है वो 2 से 4% बताई जाती है, लेकिन उनको गठबंधन में शामिल किया गया, जिससे नाराज मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम जो युवा है, नए युवा जो है, नई पीढ़ी जो है, वो कहीं ना कहीं नाराज है गठबंधन से, और उसका कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को नुकसान भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि एमआईएम की खासकर सीमांचल में, बिहार का जो सीमांचल एरिया है, वहाँ पर काफ़ी मकबूलियत है, और लगातार, और अब जिस तरीके से जो लिस्टें आई हैं पार्टियों की, चाहे महागठबंधन हो या एनडीए हो, एनडीए से तो सिर्फ 4 मुस्लिम कैंडिडेटों को जो है वो टिकट दिया गया है, जिसमें वो भी नीतीश कुमार ने, बाकी बीजेपी ने तो दिया ही नहीं है, 0 दिया है, और तमाम दूसरी जो उपेंद्र कुशवाहा थे, चिराग पासवान थे, उन्होंने भी कोई मुस्लिम को टिकट नहीं दिया है। अब बची कांग्रेस की बात। कांग्रेस और महागठबंधन में कुछ कैंडिडेट को टिकट दिया गया है, लेकिन वही है कि वहाँ का मुसलमान अब क्या सोचता है, और चंद्रशेखर आज़ाद जो एक भारतीय राजनीति में उभरता हुआ चेहरा है, उनकी भी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, और स्वामी प्रसाद जो खुद पिछड़े समाज का एक बड़ा चेहरा है, तो क्या ये इम्पैक्ट डालेगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन जो मकबूलियत धीरे धीरे चंद्रशेखर आज़ाद और असदुद्दीन ओवैसी को मिल रही है, वो कहीं ना कहीं, मान लीजिए 64 सीटों पर अगर चुनाव हो रहा है तो लगभग 10 से 15 सीटें तो असरअंदाज करेंगी, और कई ऐसी सीटें होंगी जहां पर ये दूसरी पार्टियों को हरवाने का काम करेंगी। जी, ये तो आपने सीटों का जायजा बताया, लेकिन जिस हिसाब से महागठबंधन ने लोगों को टिकट बांटने का काम किया है, ये कहीं ना कहीं महागठबंधन पर चुनावी रिजल्ट पर सबसे बड़ा असर डालने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं जहां पर जिसकी संख्या देखकर टिकट देना चाहिए था वो नहीं दे पाए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस चुनाव में बिहार में जो बीजेपी आरएसएस का जो मकसद है वो पूरा होता हुआ दिख रहा है। जिस तरीके से अपर कास्ट को, चाहे वो भूमियार हो, राजपूत हो, तमाम अपर कास्ट को जो वोट दिया गया है, एकदम भर भर के वोट दिया गया है, चाहे बीजेपी हो और जेडीयू हो और चिराग पासवान हो, तमाम पार्टियों ने जो है उन पर दांव लगाया है। तो आरएसएस और बीजेपी का जो एजेंडा है उसमें कहीं ना कहीं तमाम पार्टियां फंसती हुई दिख रही है। आरजेडी ने भी कई ऐसे कैंडिडेट को टिकट दिया है, और इसके अलावा कांग्रेस ने भी कई ऐसे अपर कास्ट को टिकट दिया है। तो ये जो टिकटों का वितरण हुआ है, दूसरी बात इसमें यह है कि अभी आपने देखा एक वाकया हुआ कि जो कांग्रेस के प्रभारी हैं बिहार प्रदेश के, उन पर हमला भी हुआ। इसी चीज़ को लेकर उन पर आरोप लगा कि टिकटों के जो वितरण में कहीं ना कहीं धांधली हुई है। जो जमीनी कार्य करता है उनको टिकट ना देकर बेचा जा रहा है। 3 करोड़ से बेचने का आरोप लगाया गया, जिसमें कृष्णा अल्लवारू भी हैं। तो इन लोगों पर हमला भी हुआ, तो नाराज़गी भी है कि जो हकदार हैं। और पिछली बार भी देखिए कांग्रेस के टिकट के वितरण का जो फॉर्मूला है वो आज तक किसी को समझ में नहीं आया। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की जमीन खिसकी हुई थी, पूरा माहौल बना हुआ था, लेकिन टिकटों के वितरण ने, फॉर्मूले ने चुनाव हरवा दिया। हरियाणा में भी यही हुआ, और यही बिहार में पिछली बार भी हुआ था, और अब भी देखने को यही मिल रहा है। तो ये एक बड़ी कमी है, इसमें सुधार करने की ज़रूरत है। क्योंकि जो आपके लिए 20 साल से ज़मीन पर कार्य करता है, या ऐसे लोग जो खुलकर आपकी बात रख सकते हैं, जो आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ वैचारिक तौर पर मजबूत हैं, अगर आप उनको
आगे नहीं करेंगे तो फिर ऐसे डमी लोगों को अगर कैंडिडेट को टिकट देंगे तो फिर उसका नुकसान तो उठाना पड़ेगा। आपने डमी कैंडिडेट की बात की, आरजेडी जो है वो लगातार वहाँ के माफिया और डॉन के बच्चों को भी टिकट देने का काम कर रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं जंगल राज का भी आरोप लगता है। लालू यादव की जब सरकार थी, तेजस्वी यादव का जो कार्यकाल था, उस पर भी तमाम तरीके की अटकलेबाजी होती हैं और अब ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जा रहा है जिसका नाम जो है वो आतंक और माफियाओं से जुड़ा हुआ है। किसकी? शहाबुद्दीन की बात कर रहे हैं। देखिए उनके ऊपर अभी तक एक केस भी नहीं है। उनके जो पिता थे वो जरूर आरोपी रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर अभी तक कोई केस नहीं है। देखिए ये सारा नैरेटिव जो है मीडिया का और बीजेपी का होता है। बीजेपी एनडीए गठबंधन में जो अपराधी हैं, जिन पे कई मुकदमे चल रहे हैं, उन पर क्या कहें? अनंत सिंह को टिकट दिया एनडीए ने, उस पर क्या कहेंगी? जबकि ओसामा तो अभी पहली बार वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ना ही कोई उनका आपराधिक रिकॉर्ड है, क्योंकि वो उस फैमिली से आते हैं, उनके पिता पर आरोप रहे हैं, तो इसलिए उनको भी जो है दुर्दांत अपराधी और इस तरीके से बताया जा रहा है। लेकिन आनंद मोहन है और ऐसे कई सारे हैं, पांडे हैं, एक पांडे जी हैं, कई ऐसे बाहुबली हैं जिनको एनडीए ने टिकट दिया है, उन पर इनकी बोलती बंद हो जाती है। खुद इनके डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, उन पर कैसे गंभीर आरोप हैं, उन पर ये लोग नहीं बोलेंगे। तो यही है कि किसी भी तरीके, अभी जिस तरीके से योगी जी ने कहा कि आरजेडी कांग्रेस को जो है बुरखा चाहिए ने विकास नहीं चाहिए, तो इसीलिए पूरा जो है वो हिंदू मुसलमान करके ध्रुवीकरण करके बिहार चुनाव कराने की कोशिश है, ताकि जनता का ब्रेन वॉश हो, माइंड वॉश हो और एक तरफा एनडीए को इसकी सफलता मिले। इसीलिए ओसामा साहब जैसे जो युवा हैं, अभी राजनीति में आए हैं, न कोई आपराधिक रिकॉर्ड है, उनको भी माफिया और गैंगस्टर बताने की साजिश चल रही है। जी। माफिया और मुसलमानों की बात की, योगी जी का भी नाम लिया। बिहार चुनाव में मुसलमानों की भागीदारी किस तरीके से रहेगी? किस तरफ ज़्यादा झुकाव रहेगा मुसलमान वोटर का, और मुसलमान उम्मीदवारों का इस चुनाव में क्या रोल है? देखिए अभी तक जो देखने में आया है, तमाम पार्टियों की तरफ से मुसलमानों को ठगा गया है। इसमें मुसलमानों की भी गलती है, क्योंकि मुसलमान सिर्फ बीजेपी को हराने के नाम पर वोट करता रहता है, इसीलिए तमाम पार्टियां उसको सोचती है कि ये अपना बंधुआ वोटर है, इसको ना तो हिस्सेदारी देने की ज़रूरत है, ना टिकट देने की ज़रूरत है, ये तो बीजेपी को हराने और बीजेपी के डर से हमें ही वोट करेगा, जाएगा कहाँ। लेकिन इस बार बिहार में ये स्थिति बदलती हुई दिख रही है, क्योंकि देखिए, और इसमें मुसलमानों की भी गलती है। जेडीयू ने, नीतीश कुमार ने पिछली बार 11 टिकट दिए थे मुसलमानों को, एक को भी नहीं दिया। भर भर के बीजेपी को रोकने के नाम पर महागठबंधन आरजेडी को वोट दिया गया। तो ये मुसलमानों को भी सोचने की ज़रूरत है। और दूसरी रही बात, इस बार मजलिस जो है वो विकल्प के रूप में है, उनका गठबंधन जो है, तो कहीं ना कहीं मुसलमान जो है इस बार, अगर खासकर जो युवा पीढ़ी है, अगर वो सोचते हैं कि हाँ हमें अपनी हिस्सेदारी की बात करनी है, जैसा कि उनके विधायक ने कहा था अख्तरुल ईमान ने कि हमारे 4 जो है वो एमएलए इन्होंने खरीदे हैं, तो इस बार हम, अगली बार हम 24 लेकर आएंगे। तो अब देखते हैं, वक्त बताएगा। बाकी बिहार ऐसा राज्य है जहाँ पर मुसलमान हो या दूसरा हो, जहाँ पर सियासी तौर पर बहुत मजबूत देखा जाता है, वहाँ का बच्चा बच्चा राजनीति जानता है। बाकी आने वाला समय बताएगा बाकी कि क्या होता है, भविष्य के गर्भ में क्या है। जी, तो ये थे हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद फैजल। बिहार के चुनाव को लेकर सबकी नज़रें बिहार की तरफ हैं। सोचिए, बिहार एक ऐसी धरती है जिसको सामाजिक न्याय की धरती कहा जाता है, जहाँ से बड़े बड़े आंदोलनों को शुरुआती तौर पर उस ज़मीन से एक हवा मिली। लेकिन बिहार चुनाव को लेकर जिस तरीके से हवा चलाई जा रही है, इंडिया और महागठबंधन को लेकर तमाम चुनावी अटकलें सामने आ रहे हैं, किस तरीके से जनता इस बार तय करने वाली है, और ख़ासकर युवा वर्ग यानी जेनजी जिनको कहा जाता है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगी इस बार बिहार विधानसभा चुनाव को। और आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, आप किस राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया भी ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।